नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। विपक्ष का नाम सुनते ही दिमाग में कई चेहरे उभरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिन चेहरों पर ध्यान जाता है वो है राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार। इन सभी का कहना है कि मोदी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो चुका है और भाषण ऐसे हैं कि जैसे विपक्ष चुनाव के परिणाम तय कर चुका हो। लेकिन जो नेता 26 दलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, बीजेपी को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे की पार्टी में ही सेंध लगा रहे हैं। जिस ममता बनर्जी को शत्रुघ्न सिन्हा खुले तौर पर प्रधानमंत्री का दावेदार बता चुके हैं, उन्हीं ममता के साथ कांग्रेस ने बड़ा खेल कर दिया है। क्या हुआ है इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। एक तरफ विपक्ष के स्पेशल 26 हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के 38 दल हैं। एनडीए 2024 में मोदी को तीसरी बार शपथ दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए वो लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। इसी तर्ज पर विपक्ष भी अपना कुनबा बढ़ा रहा है, लेकिन विपक्ष दूसरे दल में ही सेंधमारी कर रहा है, जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और पश्चिम बंगाल इस मामले में टॉप पर है, क्योंकि यहाँ एक तरफ वाम दलों और ममता बनर्जी के बीच टकराव है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और टीएमसी भले ही ऊपर से मोहब्बत की दुकान की दिखाने में लगी हुई हो, लेकिन अंदर खाने खाई बढ़ती जा रही है। इसका नतीजा है कि टीएमसी के एक नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ सीपीएम अकेले लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। तो क्या इस उठापटक का फायदा बंगाल में बीजेपी को नहीं मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इस सवाल का जवाब आपको आगे बताएंगे। पहले आप सुनिए कि शनिवार का दिन कैसे टीएमसी के लिए यादगार बन गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगातार एक साथ दो झटके लगे हैं। एक तरफ तो उनके करीबी माने जाने वाले यासीर हैदर ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, तो दूसरी ओर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ ने भी टीएमसी छोड़ दी। सूत्रों के मुताबिक वो एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस दल बदलने की प्रक्रिया को लेकर अलेमाओ की तरफ से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन यासीर हैदर ने कांग्रेस में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है। यासीर हैदर का कांग्रेस में शामिल होना टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यह झटका इसलिए भी है क्योंकि यासीर हैदर बंगाल सरकार में मंत्री फरहाद हैदर के दामाद हैं। हैदर टीएमसी सुप्रीमो मायावती के काफी करीबी रहे हैं और उन्होंने इसी साल टीएमसी छोड़ दी थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद यासीर हैदर का कहना था, मेरी पहचान एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थी। मेरा जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ाव था। मैंने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, लेकिन मुझे उसका कोई इनाम नहीं मिला है। 2019 में मुझे पता चला कि मेरा नाम गायब है। हैरानी की बात तो यह है कि जो कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, टीएमसी के नेता उसके बारे में कह रहे हैं कि वो दिन जल्द आएगा जब कांग्रेस का नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में मिलेगा। फरहाद हकीम, जिसके दामाद ने कांग्रेस का दामन थामा है, शहरी विकास, नगर पालिका मामलों और आवास कैबिनेट मंत्री हैं। फरहाद हकीम का कहना है कि मुझे विकास की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मेरा मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का नाम केवल इतिहास की किताबों में मिलेगा। ये ऐसे लोगों को शामिल कर रही है जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, लेकिन वे फरहाद हकीम के करीबी लोगों के रूप में जाने जाते हैं। यह कांग्रेस के लिए काफी दुखद तस्वीर। एनडीए और विपक्ष में अगर दल बदल हो तो समझ आता है, लेकिन दो ऐसी पार्टी जो इस गठबंधन की नींव मानी जाती हैं और सदस्यों के लिहाज से दोनों बड़ी पार्टियां हैं, वो अगर एक दूसरे के दल में तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो वो इस गठबंधन के भविष्य के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। अब आप सुनिए टीएमसी को लगने वाले दूसरे झटके के बारे में। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ने छोड़ी टीएमसी। ममता बनर्जी को दूसरा झटका चर्चिल अलेमाओ के तौर पर लगा है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ ने भी टीएमसी को गुड बाय बोल दिया है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजीत गुट वाली एनसीपी के साथ वो जा सकते हैं। ये बात तो कुछ समझ में आती है कि अगर विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष के साथ जाता है, लेकिन अंदर खाने ही तोड़फोड़ करना तो गठबंधन के लिए सही नहीं है। अब आप खुद सुनिए कि आखिर ये क्यों चल रहा है। देखिए, जब से राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तब से कांग्रेस राहुल गांधी को कांग्रेस एक बार फिर से लॉन्च करने में जुटी हुई है। जो कांग्रेस इस महाजुटान से पहले कहती थी कि उसे सत्ता का कोई लालच नहीं, उसे बस बीजेपी को हराना है, लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी को बड़े जनाधार के साथ एक बार फिर से लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी में घटक दलों को तो साथ लाने की स्थिति में अभी फिलहाल नहीं है। तो
तो अपने ही सहयोगियों को एक साथ लाने में जुटी हुई है। एक बात अगर सोची जाए, अगर ये दोनों ही नेता टीएमसी के साथ ही रहते हैं, गठबंधन सभी पार्टियों का है, तो ये वोट भी गठबंधन के पास ही रहने वाला था। लेकिन अब गोवा के वोट बीजेपी के पाले में चले गए हैं और गठबंधन को नुकसान हो गया है। अगर ये गठबंधन अपने ही नेताओं को नहीं संभाल पा रहा तो फिर बीजेपी के बड़े जनाधार को कैसे टक्कर देने के हालात में आएगा। केजरीवाल कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस केजरीवाल को धो रही है, ममता वाम दलों को आड़े हाथों ले रही है। गठबंधन खुद ही तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर चलना किस लाइन पर है। तो ऐसे हालातों में गठबंधन के लिए 2024 का रास्ता आसान तो नहीं होने वाला, बल्कि कहा जा रहा है कि बेहद मुश्किल रहने वाला है। आप गठबंधन में हो रही इस तोड़फोड़ पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था। उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था। एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजना एक प्रयास था, लेकिन सिवाय राजनीति कुछ करना नहीं है। इसलिए इन्होंने यही खेल किए, यही स्थिति किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी।